पहला प्रश्न है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव या पेयजल प्रदान करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, कानून और व्यवस्था का रखरखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था का रखरखाव ये राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, पेयजल, ग्रामीण आवास आदि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है, आपको बताना है। ऑप्शन है निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। आप देख सकते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति निरीक्षणात्मक कार्य यानी सुपरवाइजरी फंक्शंस, सामुदायिक विकास कार्य यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट फंक्शंस और प्रदत्त कार्य यानी डेलीगेटेड फंक्शंस तीनों प्रकार के कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर मद्रास नगर निगम। ये भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। इसकी स्थापना 1688 में की गई थी। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय के सही क्रम को पहचानिए। इसमें देखिए, मुकामी बोर्ड, 73वां संविधान संशोधन, थुंगन समिति की सिफारिश और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आप देख सकते हैं, मुकामी बोर्ड 1882 में यानी लोकल बोर्ड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में, थुंगन समिति की सिफारिश 1988 में और 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ADCB, ऑप्शन सी सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा, जिसकी आबादी कम से कम कितनी होगी। तो सही उत्तर है, नगर पालिका के लिए जो आबादी है वो 20,000 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। संविधान के 74वें संशोधन 1992 के अनुसार सभी राज्यों ने अपने नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए हैं। इस तरह नगर पालिका को वर्तमान में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, लघुत्तर यानी छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका और बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। और आप जान लीजिए, नए प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत के लिए 10 से 20,000 तक जनसंख्या, नगर पालिका परिषद के लिए 20,000 से 3 लाख तक जनसंख्या और नगर निगम के लिए 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या जरूरी है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम की स्थापना की जाती है किसके द्वारा। तो सही उत्तर राज्य विधानमंडल द्वारा, अधिनियम के द्वारा। नगर निगम नगरीय शासन की उच्चतम इकाई है। दिल्ली को छोड़कर सभी नगर निगम राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के अधीन है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया था। ऑप्शन है भूदान, ग्रामदान, जीवन दान और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया। जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे। भूदान और ग्रामदान का विचार इन्होंने विनोबा भावे से प्राप्त किया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय शासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे ये निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अंग्रेजी शासनकाल में स्थानीय स्वशासन के विकास के संबंध में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के महत्व के कारण ही लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीयों को स्थानीय स्वशासन में भाग लेने का अवसर दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, मौलिक शक्तियाँ, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और ए और सी दोनों। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियों में राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान का अनुच्छेद 243 6 पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। तो इस तरह अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। इसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसके साथ ही 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं और 12वीं अनुसूची द्वारा भी स्थानीय प्रशासन को शक्तियाँ मिलती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पर आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की शुरुआत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की शुरुआत ये राजस्थान के नागौर जिले से मानी जाती है और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और हमारे मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन से संबंधित विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो राजस्थान में। दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया और आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और विषय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये 1957 का है। यहाँ पर देखिए 1956 दिया है, लेकिन ये 1957 का है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। GVK राव समिति 1985 की है और LM सिंघवी समिति 1986 की है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अशोक मेहता समिति ये 1977 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, LM सिंघवी समिति याद रखिएगा 1986 यानी 1986 में, और थुंगन समिति PK थुंगन समिति 1988 यानी 1988। तो 2 3 1 और 4, 2 1 3 और 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादिक अली समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति या दिनेश गोस्वामी समिति? तो सही उत्तर दिनेश गोस्वामी समिति। दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और PK थुंगन समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बोहरा, सादिक अली, LM सिंघवी या PK थुंगन।
तो सही उत्तर बोहरा समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। बोहरा समिति राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच और रिपोर्ट से संबंधित है, जबकि शेष तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य पंचायती राज की स्थापना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना का पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। पंचायतों में सुधार के लिए जो गठित समितियां हैं उनको याद रख लीजिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति का गठन 1977, GV राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988 में गठित हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई। ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पर? तो सही उत्तर पंचायती राज प्रणाली ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है और इसका उद्देश्य निचले स्तर, ग्रामीण स्तर या जमीनी स्तर तक लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना है। इसलिए पंचायती राज प्रणाली को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो आसान सा प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। इस तरह से इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है आपको बताना है? तो सही उत्तर है भाग 9 में। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो सही उत्तर अनुच्छेद 243 क ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों के गठन के बारे में, अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना के बारे में और 243 घ पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ग्राम सभा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, आप जान लीजिए कि 1992 के द्वारा पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था जिला स्तर, खंड या ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर की गई है।
ग्राम सभा पंचायत की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर प्रधान तथा गांव के पंचों का चुनाव करती है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायिका होती है। इसकी बैठक में गांव के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक प्रधान के नेतृत्व में अवश्य होनी चाहिए और इस बैठक में गांव के विकास से संबंधित योजनाएं पास की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्टि 5 के तहत रखा गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्यों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत प्रावधान है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने, उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। अगला है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी कितने समय के लिए? तो सही उत्तर केवल शेष बचे हुए समय के लिए। संविधान के अनुच्छेद 243 अंग में पंचायतों की अवधि या कार्यकाल दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की स्थिति में गठित की गई नई पंचायत केवल बचे हुए शेष समय अवधि के लिए कार्य करती है। और उल्लेखनीय है कि किसी पंचायत के समय पूर्व भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, किंतु यदि बची हुई शेष अवधि 6 माह से कम हो तो उसका चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर पंचायती राज से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है किसका? तो सही उत्तर है, नीचे से योजना बनाना तृणमूल लोकतंत्र या ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। निचले स्तर से योजना का निर्माण तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र विकेंद्रीकरण से है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज कहा जाता है। इसका उद्देश्य है जन भागीदारी और जन सहभागिता को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन जो है ये लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्रात्मक सरकार का समूचा प्राधिकार जनता में निहित है और ये जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित की जाती हैं। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर है चुना हुआ मेयर। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर होता है। नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, परंतु वह कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। दोस्तों, नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से पारिभाषित क्षेत्र होता है। इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। एक नगर निगम यानी नगर पालिका में प्राय एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके ऊपर नगर परिषद या नगर पालिका का नियंत्रण होता है। प्रायः नगर पालिका का अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनती है, लेकिन अगर ये 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली हो तो ये निगम बन जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं।
तो ऑप्शन है आपके संपत्ति, वाहन, बिक्री या मनोरंजन। तो सही उत्तर बिक्री। नगर निगम की आय के स्रोत जल कर, गृह कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, वाहन कर तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान हैं। बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? ऑप्शन है आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त या स्थायी समिति। तो सही उत्तर विकास अधिकारी। विकास अधिकारी निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आम परिषद, नगर पालिका आयुक्त और स्थायी समिति निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देखेंगे तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निर्भरताएं, नगर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और इस संशोधन के द्वारा नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज को स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संघटक नहीं है? ऑप्शन है ग्राम, प्रखंड, जिला या क्षेत्र। तो सही उत्तर प्रखंड। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद आते हैं, इसमें प्रखंड शामिल नहीं है। अनुच्छेद 243 का ये उपबंधित करता है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। अनुच्छेद 243 ख में है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 243 ग 1 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में आरक्षण, 243 अंग पंचायतों की अवधि, अनुच्छेद 243 च पंचायत सदस्यों के लिए निर्भरताएं, अनुच्छेद 243 6 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने समय बाद? तो सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायतों की कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग यानी 20% मतदाताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक आवेदन पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जाता है। जिला पंचायत राज अधिकारी 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की विशेष बैठक का आयोजन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी स्वयं करते हैं। इस बैठक में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरपंच को हटाया जा सकता है। इसके अलावा 3/4 वार्ड पंच मिलकर अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो सरपंच की कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में पुनः इस दिन से अगले 1 वर्ष की अवधि तक सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सरपंच के कार्यकाल को अंतिम 6 माह की अवधि में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? तो ग्राम की सड़कों और तालाबों के निर्माण के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषकों को वित्त देना और कृषि उत्पादन। तो याद रखिएगा, कृषकों को वित्त देने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 243(6) आप जान लीजिए, ये पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान करता है। 11वीं अनुसूची में ग्राम की सड़कों, तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषि उत्पादन आदि के लिए जो है ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है, जबकि कृषकों को वित्त देना इस अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर ग्राम सभा के प्रति, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है।
अगला प्रश्न है पंचायत राज शामिल है किस सूची में? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची में? तो सही उत्तर पंचायत राज राज्य सूची में शामिल है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत रखा गया है। तो इस तरह पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। संविधान के भाग 9 संविधान के 73वें और भाग 9 का संविधान के 74वें अधिनियम 1992 द्वारा जोड़े गए हैं। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 क में 18 अनुच्छेद और एक अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारिया आयोग या एल.एम. सिंघवी समिति। तो सही उत्तर एल.एम. सिंघवी समिति। आप याद रखिएगा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी समिति 1986 द्वारा दी गई। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति का, ऑप्शन सी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या यानी गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। अगला प्रश्न है छावनी बोर्ड या कंटेनमेंट बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था है। तो क्या सही नहीं है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कैंटोनमेंट बोर्ड जो है छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय के भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यशील स्वायत्त निकाय है। इसका गठन छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत किया जाता है, इसलिए यह एक वैधानिक संस्था है। छावनी परिषद पूर्ण रूप से छावनी क्षेत्र के अंदर नगरपालिका भूमि और भवन की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण करने वाली नियामक संस्था है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है कि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया था। ये छावनी बोर्ड के बारे में गलत है। अगला प्रश्न है मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, नगर निगम या सरकारी उद्योग की? तो सही उत्तर मुख्य लेखा अधिकारी नगर निगम की जांच, उसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। अनुच्छेद 149 के अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 2 कार्य हैं। अकाउंटेंट के रूप में वो भारत की संचित से निकाली जाने वाली सभी रकमों पर नियंत्रण रखता है। ऑडिटर के रूप में वो संघ और राज्यों के सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करता है। इसमें सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की लेखा परीक्षा भी शामिल है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसे इसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार संघ लेखा संबंधी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, जो उसे संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार किसी राज्य के लेखा से संबंधित महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा, जो उनको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर आपका है 18 विषय, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 ब में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 40।
संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। मूल संविधान में केवल नीति निदेशक तत्वों में इनका वर्णन था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक कानूनी रूप से इसका प्रावधान किया गया है। पंचायतों के लिए कुल 29 विषयों का अनुसूची 11 में निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम कौन सा था? तो सही उत्तर पुनर्वास वित्त निगम, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल 1953 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्यों को, तो सही उत्तर है जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कड़ी का कार्य करता है। लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही उत्तर राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। दोस्तों, आप जान लीजिए, राज्य वित्त आयोग राज्यों में भारत के संविधान में निर्धारित अनुच्छेद 243 के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किए गए हैं और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए, राज्य की संचित निधि से राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन, वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य और राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में दी गई निधि को राज्य के विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरित करने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है क्या? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, पेयजल, ग्रामीण आवास आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य हैं, जबकि कानून और व्यवस्था का रख रखाव राज्य सरकार से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है, कौन कौन से? तो याद रखिएगा, निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य और प्रदत्त कार्यों को पंचायत समिति संपादित करती है। आप जान लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच के कड़ी के रूप में है। पंचायत समिति निरीक्षणात्मक, सामुदायिक विकास कार्य और प्रदत्त कार्य तीनों प्रकार के कार्य करती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कब? तो याद रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम जो है 1688 में मद्रास नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया था। मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। इसकी स्थापना 1688 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में सही क्रम क्या है?
तो इसमें देखिए मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड 1882, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, थुंगन समिति की सिफारिश 1988 और 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ये जो हैं दोस्तों भारत में स्थानीय शासन के विकास के क्रम में ये महत्वपूर्ण घटनाओं का सही क्रम है। लोकल बोर्ड की स्थापना 1882 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में, थुंगन समिति की सिफारिश 1988 में और 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को क्या प्रदान करना चाहता है? तो उत्तर है संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करता है संविधान का 73वां संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था कब? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 64वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दोस्तों ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास 64वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरपालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कार्यात्मक मदें रखी गई हैं कितनी? तो उत्तर है 18। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान की 12वीं अनुसूची के द्वारा कार्यपालिकाओं के क्षेत्र के अंदर जो कार्य करने के विषय हैं वो कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी कितनी होगी? तो याद रखिएगा 20,000 से 3 लाख के बीच। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए दोस्तों कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका के गठन का प्रावधान किया गया है ऐसे नगर पालिकाओं की जिसकी आबादी 20,000 से 3 लाख के बीच होगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। और इसके लिए 12वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर निगम की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि नगर निगम की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। आप जान लीजिए नगर निगम नगरीय शासन की उच्चतम इकाई है और दिल्ली को छोड़कर सभी नगर निगम राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना का अधिकार संसद के अधीन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, भूदान, ग्रामदान और जीवन दान में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया है? तो ये हैं भूदान और ग्रामदान का विचार। तो आप जानते हैं भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे और इन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से भूदान आंदोलन शुरू किया था। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे और भूदान और ग्रामदान का विचार उन्होंने विनोबा भावे से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर है लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था वो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है।
लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है और इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे कि ये निश्चित किया जा सके कि किन किन क्षेत्रों का जो है दोस्तों, किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई कहाँ पर? तो उत्तर है राजस्थान में। आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है ये राजस्थान राज्य में की गई थी और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश B.R. मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा की गई थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो उत्तर है पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1959 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 1959 में राजस्थान राज्य में हुआ था और आप जान लीजिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले उद्घाटन 1959 में किया गया था कहाँ पर? तो उत्तर है राजस्थान के नागौर जिला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा भारत में पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सुमेलन करने से संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित समितियां और उनके स्थापना वर्ष का क्रम मिलाना है, आपको सुमेलन करना है और आप जान लीजिए कि ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित सामान्य अध्ययन खंड के जो है राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में, GV.K. राव समिति 1985 में और डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति यानी LM सिंघवी समिति 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है किसे? तो उत्तर है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था को इंगित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पंचायत राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो क्या है? तो ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना प्रारंभ हुई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया था।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है और ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी यानी लोगों की जो है राजनीति में भागीदारी और सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पर? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका उद्देश्य निचले स्तर यानी ग्रामीण स्तर या जमीनी स्तर तक यानी तृणमूल स्तर तक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना है। इसलिए पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सूचक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन शक्तियां और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो ये है 73वां संशोधन 1992। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है और भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो आप जान लीजिए भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ये है अनुच्छेद 243 का। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो उत्तर है ग्राम सभा। दोस्तों आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। जिला स्तर, खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ग्राम सभा पंचायत की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर प्रधान और गांव के पंचों का चुनाव करती है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायिका होती है। इसकी बैठक में गांव के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं और वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक अवश्य होनी चाहिए और इस बैठक में गांव के विकास से संबंधित योजनाएं पास की जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य कौन करता है? तो ये है राज्य चुनाव आयोग। अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत प्रावधान है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी कितने समय के लिए? तो केवल शेष बचे हुए समय के लिए।
दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 243 अंग में पंचायतों की अवधि या कार्यकाल दी गई है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है और किसी पंचायत की अवधि में समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की स्थिति में गठित की गई जो नई पंचायत है केवल बचे हुए शेष समयावधि के लिए कार्य करती है और किसी पंचायत के समय पूर्व भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है, लेकिन यदि बची हुई शेष अवधि 6 माह से कम हो तो उसका चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो उत्तर है पंचायती राज से। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो ये है 29। दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है? तो ये तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। निचले स्तर से योजना का निर्माण तृणमूल लोकतंत्र, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसको सामान्य रूप से कहा जाए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का जो संबंध है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। इसका उद्देश्य है जन भागीदारी या जन सहभागिता को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो उत्तर है लोकतंत्र का। और नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, आपको बताना है। तो उत्तर है चुना हुआ मेयर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो ये चुना हुआ मेयर है। नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। वो नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखता है। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है, इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। एक नगर निगम यानी नगर पालिका में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके ऊपर नगर परिषद या न्यायपालिका परिषद का नियंत्रण होता है। नगर पालिका अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनती है, लेकिन अगर यह 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली हो जाती है तो ये निगम बन जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति वाहन बिक्री तथा मनोरंजन में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है? तो उत्तर है बिक्री कर लगाने के लिए दोस्तों नगर निगम प्राधिकृत नहीं है। बिक्री कर पहले राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता था, अब इसका स्थान वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, बिक्री कर विषय है किसका? तो बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम परिषद, विकास अधिकारी, नगरपालिका आयुक्त और अस्थायी समिति में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो उत्तर है विकास अधिकारी। दोस्तों, विकास अधिकारी निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आम परिषद, नगरपालिका आयुक्त और अस्थायी समिति निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ हैं। और आप जानते भी हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में नगरपालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं और नगर पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध इसमें किए गए हैं। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और इस संशोधन के द्वारा दोस्तों नगरों में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम
प्रखंड, जिला तथा क्षेत्र में से कौन पंचायती राज के स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय संरचना का घटक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए प्रखंड। तो आप जान लीजिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद आते हैं। प्रखंड इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने समय बाद? तो उत्तर है 2 वर्ष बाद। दोस्तों निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है और सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग अर्थात 20% मतदाताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक आवेदन पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जाता है। जिला पंचायत राज अधिकारी 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की एक विशेष बैठक का आयोजन करते हैं जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी स्वयं करते हैं और इस बैठक में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरपंच को हटाया जा सकता है। इसके अलावा 3/4 वार्ड पंच मिलकर अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो सरपंच की कुर्सी छिन जाएगी, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित न होने की दशा में पुनः इस दिन से अगले 1 वर्ष की अवधि तक सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपंच के कार्यकाल के अंतिम 6 माह की अवधि में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? तो उत्तर है कृषकों को वित्त देने के लिए। दोस्तों 11वीं अनुसूची में गांव की सड़कों, तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषि और उत्पादन आदि ग्राम पंचायतों को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन कृषकों को वित्त देना इस अनुसूची में वर्णित नहीं है, याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत कृषकों को वित्त नहीं दे सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्यतः ग्राम पंचायत किसके लिए उत्तरदायी है? तो गांव की सड़कों और तालाबों के निर्माण और रखरखाव के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण तथा कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है किसके प्रति? तो उत्तर है ग्राम सभा के प्रति। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है किसके लिए? तो ग्राम पंचायत कृषकों को वित्त देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पंचायती राज सम्मिलित है किस सूची में? आपको बताना है। तो उत्तर है पंचायत राज जो है वो राज्य सूची का विषय है और पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 5 के तहत रखा गया है। तो इस तरह पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार भी राज्यों को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो उत्तर है LM सिंघवी समिति। दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा दी गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई और इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद, 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर है इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया था। ये छावनी बोर्ड के संबंध में ये सही कथन नहीं है। ये दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, यानी रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यशील एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत किया जाता है, इसलिए ये एक वैधानिक संस्था है। छावनी परिषद पूर्ण रूप से छावनी क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका भूमि और भवन की गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण करने वाली एक नियामक संस्था है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य लेखा अधिकारी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न के आय व्यय की जांच नहीं करते। तो नगर निगम के आय व्यय की जांच नहीं करते मुख्य लेखा अधिकारी। अनुच्छेद 149 के अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी यानी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के दो कर्तव्य हैं। अकाउंटेंट के रूप में वो भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली सभी रकमों पर नियंत्रण रखता है, और दूसरा ऑडिटर के रूप में वह संघ और राज्यों के सभी खर्चों के लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करता है। इसमें सरकारी उपक्रमों के आय व्यय के लेखा परीक्षा शामिल है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या है कि नगर निगम के आय व्यय की जांच मुख्य लेखाधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 ब में उल्लिखित नगरीय निकायों को विनिर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। आप जान लीजिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया और उसमें 18 अनुच्छेद और एक अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 40। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम कौन था? तो ये था पुनर्वास वित्त निगम। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला निगम पुनर्वास एवं वित्त निगम था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जो जीवन बीमा निगम है, आप जान लीजिए इसकी स्थापना 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्यों को, तो याद रखिएगा, पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच कड़ी का कार्य करता है और लगभग 5000 की आबादी पर जो निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तर है राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, राज्य वित्त आयोग राज्यों में भारत के संविधान में निर्धारित अनुच्छेद 243 के दिशा निर्देश के अनुसार स्थापित किए गए हैं और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राज्य की संचित निधि से राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन, वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य और राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में दी गई निधि को राज्य के विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरित करने के लिए किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग दोस्तों राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।